हेलो बच्चों, मैं विनोद कुमार आज आपको 18 फरवरी 2026 को होने वाला हिंदी यूपी बोर्ड की परीक्षा का प्रश्न पत्र हल कराने जा रहा हूँ, जिसमें 20 एमसीक्यू आते हैं। आप देखें, इसमें लगभग जो है 20 एमसीक्यू आते हैं। जिन 20 एमसीक्यू के बिल्कुल सही आंसर की क्या है वो आपको बताने वाला हूँ। जैसे ये है 20 एमसीक्यूज़, यानी 20 एमसीक्यूज़ होते हैं जिनके बिल्कुल सही आंसर होने चाहिए, तब आप जो है इसमें सही मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचना माना। तो यह है भाषा योग वशिष्ठ को, सुख सागर को, प्रेम सागर को, या चंद छंद वर्णन की महिमा को। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका यह है चंद छंद वर्णन की महिमा। दूसरा प्रश्न है, झलमला कहानी संग्रह के लेखक हैं प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, या वृंदावन लाल वर्मा। तो इसमें दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही है, पद्मलाल पूनालाल बख्शी। तीसरा जो प्रश्न है उसमें है, श्रीलाल शुक्ल लिखित उपन्यास है। तो ये पहला प्रश्न है, आधा गाँव, बी राग दरबारी। तो इसमें दूसरा ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, राग दरबारी। चौथा जो प्रश्न है आपका, आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं। तो इसमें आपके हैं जगदीश चंद्र माथुर, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अस्क, या आपका यह है मोहन राकेश। तो इसका जो सही आंसर है मोहन राकेश है, यानी कि डी वाला। ठीक आप इसमें देखें, पांचवा जो प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित गद्य काव्य है। तो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा गद्य काव्य है, ये पहला वाला ऑप्शन यानी साहित्य देवता, यही सही है आपका। छठा प्रश्न है, रीतिकालीन रचना है आंसू, रसराज, प्रेम तरंग, और चौथा है द्वापर। तो इसमें आपका वी वाला ही ऑप्शन सही है, रसराज। सातवां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। अब इसमें देखिए, ये चीज़ जरूर देखना है कि है या नहीं है। तो इसमें जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो कामायनी है, झरना भी है, लेकिन यामा नहीं है। यामा इनकी रचना नहीं है। और जो अगला चौथा है, लहर, लहर भी है। तो नहीं में यामा आएगी इसमें। नेक्स्ट है इसमें आठवां, प्रयोगवाद की नई कविता की रचना है। प्रयोगवाद की नई कविता की जो रचना है वो इसमें दिया है नेमिचंद जैन, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन अज्ञेय। तो जो अज्ञेय जी है ये इसके रचनाकार हैं, यानी कि जो संज्ञा दी इन्होंने प्रयोगवादी नई कविता, वो सच्चिदानंद, ये आपके देखें, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, जिनको अज्ञेय कहते हैं। और उसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है आपका नवा प्रश्न, राम की शक्ति पूजा की रचनाकार हैं, यानी राम की शक्ति पूजा जो है के रचनाकार हैं, वो इसमें आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ये 9 प्रश्नों के उत्तर हुए। आगे आप देखिए, अगला जो है 10वां प्रश्न, इसमें है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो इन्होंने कहा है हिम किरीटिनी, युगवाणी, कुरुक्षेत्र, या भारत भारती। तो इसमें जो सही आंसर है वो है भारत भारती, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। और 11वां है, हास रस का स्थायी भाव। हास रस से ही पता चलता है कि रस का भाव होता है, अर्थात कौन सा, हास रस। तो इसमें ए वाला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और आपका 12वां प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। चरण कमल, चरण की तुलना यानी कि वो कमल से की गई है, अर्थात ये रूप का वर्णन किया है, यानी रूप। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, बी वाला।
13वां है रोला छंद में मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद में जो मात्राएं होती हैं वो, क्योंकि रोला एक सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होने के कारण इसमें 24 मात्राएं होती हैं। 14वां प्रश्न है उन्नति का विपरीत यानी विलोम शब्द क्या है? तो उन्नति का पहला वाला अवनति, यही सही है ये वाला। और सुख दुख में समास है। देखिए सुख दुख के बीच में और छिपा हुआ है, क्योंकि और जहाँ लगा होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है हिंदी में। सी वाला ऑप्शन सही है। और जल का पर्यायवाची है, जल का पर्याय है तो नीर, बारिद, नीरज, अम्बुज। तो इसमें जल का जो है देखो नीर होता है, जल का जो पर्यायवाची है वो नीर होता है, नीर है, पानी है, तोय है। जो जैसे इसमें बारिद दिया तो ये बादल का है, इसमें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यशुमत का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप है। यशुमत में सप्तमी विभक्ति बहुवचन वो इस यशमासु है। सी वाला सही है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। 19वां है छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। वाक्य में वाच्य है तो कृतवाच्य है, कर्मवाच्य, भाव। इसमें कोई कर्तावाच्य नहीं है, अर्थात यहाँ भावनाओं को वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ भाववाच्य है। और 20वां प्रश्न है विकारी पद के प्रकार हैं। विकारी जो पद है उसके 4 पद होते हैं, वो होते हैं 4 पद। 4 पद में होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये आपके विकारी पद के प्रकार हैं। अगला इसमें जो प्रश्न दिया है आपका पहला प्रश्न है, ये वर्णनात्मक प्रश्न है, इसमें इनका हल देना होता है। तो इस पैराग्राफ को पहले तो पढ़ना होता है। जैसे यहाँ दिया है चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए, ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। अब देखिए एक तो पाठ का नाम पता चल रहा है, ममता पाठ है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, शीतकाल का प्रभात था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही। अब इसमें प्रश्न है पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ क्या है? तो संदर्भ में 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती है, एक तो पाठ का नाम, तो इसमें वही कहते हैं प्रस्तुत गद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ ममता पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता रचनाकार या लेखक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसमें जो अगर देखा जाए तो इसमें जो इसके प्रयुक्त गद्यांश का उन्होंने दिया है, तो इसमें संदर्भ में 2 चीज़ें ध्यान रखना, एक तो पाठ का नाम है ममता, ममता, और इसमें जो लेखक हैं ममता पाठ के जो रचनाकार वो जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। ये पहले प्रश्न के यानी कि 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें 2 नंबर अगर आपने इतना लिखा है संदर्भ तो मिलेंगे। और अगला उसमें दिया है चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ। अब आप अगर इसे पढ़ेंगे तो देखें चौसा के मुगल पठान युद्ध हुआ। तो पहला सीधा ये है कि कहाँ हुआ, एक मुगल और पठान के बीच में। यहाँ से उत्तर मिल रहा है तो आप यहाँ पे मुगल पठान लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे मुगल पठान। मुगल पठान अगर ये आपने लिख दिया तो 2 नंबर इस चीज़ के भी हैं। और अगला जो प्रश्न दिया इन्होंने रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश का मतलब है कि ये जो लाइन जो खींची हुई है ये वाली है, आप सही से देखें, ये वाली जो लाइन खींची है ये सॉरी यहाँ पर रेखांकित का मतलब है कि जो लाइन यहाँ से खींची हुई है, आपको मैं दिखाता हूँ, शीतकालीन से लेके, तो इससे ये यहाँ तक का अर्थ क्या है। तो आप इसको अगर बड़ा करके देखें, शीतकाल का प्रभात था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। तो इसमें पाठ का अर्थ निकालना था, अर्थ बताना था कि शीतकाल लेखक के अनुसार यानी कि शीतकाल माने शीत ऋतु थी, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था माने वो उसके बहुत बेहद खांसी थी। ममता की सेवा के
लिए 2-3 गांव की स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि वह आजीवन दुख सुख की सहभागिनी थी, माने लोगों की मदद भी करती थी। बस ये लिखना था। इसके बाद में आपके 2 नंबर। अथवा में जो नीचे दिया है आपका, ईर्ष्या की बेटी, बड़ी बेटी का नाम निंदा है। अब देखो सीधा पाठ से पता चल रहा है इस नाम से कि पाठ का नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और इसके जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो संदर्भ में ये लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से ली गई है, उसके लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर है। दूसरा इसी में जो प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर क्या होता है। तो इसमें ईर्ष्या यानी बुरे किस्म का निंदक बन जाता है। मनुष्य क्या होता है, बुरे किस्म का निंदक बन जाता है। इसमें रेखांकित, तो जो रेखांकित माने लाइन जो की गई है, इसको अपने शब्दों में लिखना था। इस तरह से आपके इसमें भी 2-2 नंबर, या तो ये कर लें या ये। अथवा में यानी कि आप ये अथवा ये, इन दोनों में से कोई एक करना होगा। ये कर लो या फिर ये कर लो। तो पहला वाला ही इसी था, इसलिए आप एक कर सकते हैं। अगला जो दूसरा जो नीचे दिया है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश में इस पद्यांश को भी पढ़ के आप उत्तर देंगे। जैसे कि यहाँ दिया है पहला, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावो, परम स्वाद सबहि सु निरंतर, अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगात, बिनु निरालंब कित धावे, सब विद अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद पावे। अब देखिए यहाँ क्लियर हो रहा है कि सूर दे दिया। सूर का मतलब अगर हम इसका संदर्भ लिख रहे हैं तो प्रस्तुत अब वो गद्यांश था, लेकिन ये क्या है, पद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, हिंदी से लिया गया है, जिसके यानी कि जो पाठ का नाम है इसमें वो पद पाठ से लिया गया है। पद पाठ है, सूरदास के पद है ना, तो सूर और पद दोनों चीज दे रखा है यहाँ पे, तो ये क्लियर हो रहा है पद पाठ से लिया गया। उसके रचयिता यानी कि इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। ये 2 नंबर इसके मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है, अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है। अगम अगोचर का मतलब है निराकार ईश्वर से है। मतलब अगम अगोचर माने जिसका कोई अगोचर ना हो, जो अर्थात निराकार जो ईश्वर है, उससे इसका अर्थ अगर आपको लिखना है, अगम अगोचर का तात्पर्य निराकार ईश्वर से है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो ये लाइनिंग दे रखी है आपकी, इनके ये जो अंडरलाइन है ये इनका जो है अर्थ अपने शब्दों में आपको लिखना है इसमें, ठीक है। तो ये अर्थ में क्या है, वही अविगत गत कछु कहत न आवे, यानी कि ऐसी गति जो कुछ नहीं कहती है, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, कि यानी गूंगा व्यक्ति भी जो रस होता है मीठे फल का वो अपने मन में ही उसे पता चलता है। परम स्वाद सवही सु निरंतर अमित दोष उपजावे, यानी कि उसका स्वाद तो वही व्यक्ति जानता है। ऐसे आपको अर्थ इसमें लिखना था। आगे इसमें अगला प्रश्न है ये दूसरा, अथवा में। अथवा क्योंकि इसके बाद में अथवा दे दिया, तो अथवा में ये कर लो, जैसे उसमें वो कर लो या फिर ये कर लो। तो इसमें भी वही था कि पाप को संदर्भ लिखना था, रेखांकित अंश और पद्यांश की व्याख्या, कौन सा रस है। तो देखो इसमें पढ़ने से आपको क्लियर उपयोग। गद्यांश का ये पाठ जो है ये भारत शोभित है सर्वोच्च मुकुट उसके दिव्य देश की बात, तो देश का, तो इसे ये देखिए कि देश के हिसाब से कौन सा पाठ है। तो इसमें भारत महिमा पाठ है, भारत महिमा पाठ है आपका, उस पाठ से लिया गया है भारत महिमा जो पाठ है उससे लिया गया है। उसके लेखक आपको पता है जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस ये लिखना था, इसमें 2 नंबर इसके मिल जाते हैं अगर आपको ये करना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या आप अपने शब्दों में करेंगे। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है। और रस की अगर बात करें तो इसमें वीरता की बात की गई है, इसलिए इसमें वीर रस है। कौन सा रस है, वीर रस। और वीर रस
और इसमें अगर देखा जाए तो ओज गुण है, माने ओजस्वी गुण दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये पाठ का आपका ये हो गया। अगला इसमें तीसरा जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो संस्कृत में जो गद्यांश है इसकी हिंदी यानी कि लिखनी थी, जैसे ऐसा नगरी भारत संस्कृत भाषाश्च केंद्रस्थलम अस्ति, कि यह नगरी भारतीय संस्कृत के संस्कृत भाषा का केंद्र है, इस तरह से। अर्थात इस पूरे का आपको संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना था। इसका कर लो पहले वाले का, अथवा आप दूसरे वाले का, या तो इसका कर लो या इसका कर लो। ये आपको इस तरह से ये जो प्रश्न है वो आपके 2 और 3, 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का कुल नंबर, 5 नंबर का आपका इसका तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये 2 श्लोक हैं, एक तो पहला वाला है नीर क्षीर वाला और 2 किस्वेद वाला। तो इन दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना था, ठीक है। और इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है वो है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों के में से किसी एक का। अब जैसे मैं मुरादाबाद से अगर हूँ या आप मुरादाबाद से हैं, तो मुरादाबाद में जो आपका खंड काव्य, जैसे मातृभूमि खंड काव्य है बलिदान सागर, तो ये मुरादाबाद वाले करेंगे। मेवाड़ मुकुट जो है वो बरेली वाले करेंगे, यानी कि ये बरेली में आता है। तो समझ रहे हैं मेरी बात? कहने का मतलब आप मुरादाबाद में, तो आपको यह करना है, मतलब जो आपके यहाँ पढ़ाया गया है उन दोनों प्रश्नों के उत्तर देना है। अब इसमें से आप सही से अगर देखें तो ये दिया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब एक में मान लीजिए का है, का में ये 2 प्रश्न है, तो आपको ऐसा नहीं है कि ये एक इन दोनों में से एक, इन दोनों को ही करना है। मतलब एक का मतलब खंड का है तो का में ये दोनों करने हैं आपको। ऐसे अगर खंड खा करना है जिन बच्चों को, बरेली वालों को, तो उनको भी ये दोनों करने हैं। तो एक प्रश्न जब माना जाएगा जब आप ये दोनों करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें छठा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है लगभग, और सभी इस चीज़ की बात भी करते हैं। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना, उसकी प्रमुख एक प्रमुख रचना का नाम भी। तो जैसे अगर हम पहले की बात कर लें तो जयशंकर प्रसाद का अगर लिखना है, जयशंकर प्रसाद पहले भी आ गए, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ के रहने वाले थे, तो सीधा है इनका जन्म जयशंकर प्रसाद का 1889 को वाराणसी में हुआ। वाराणसी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु थी वो आपकी 1937 में हुई। ये 2 चीज़ें तो कंफर्म होनी चाहिए, कहाँ हुआ, इनके किस परिवार में हुआ, और इनकी जो मुख्य रचना थी वो कामायनी थी। क्या थी? सॉरी, कामायनी इनकी मुख्य रचना थी। कामायनी इनकी मुख्य रचना थी। बस ये देना था आपको। ऐसे भगवत चरण उपाध्याय या जयशंकर, इन तीनों में से कोई एक का करना था। दूसरा जो प्रश्न है खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना। अभी ये था लेखक, लेकिन नीचे है कवि। देखिए ऊपर था लेखक और नीचे कवि। लेखक और कवि में लेखक गद्य लिखते हैं और कवि पद लिखते हैं, तो इसमें आपको पद का वर्णन था। तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय यानी कि जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना लिखी। जो पहला प्रश्न था उसी तरह से इसमें भी है। तो इसमें बिहारी है, सुमित्रानंद पंत है, मैथिली शरण गुप्त है। तो इसमें जो आपको याद है, मान लो आपको सुमित्रानंद पंत याद है तो इनके बारे में लिख दो कि इनका जन्म 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। भाई अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु थी वो 1977, क्योंकि 77 ईयर्स के ये लगभग जिए थे। यानी कि इनकी जो प्रमुख रचना है वो इनकी प्रमुख रचना वीणा है। वीणा यानी कि सुमित्रानंदन पंत की जो प्रमुख रचना है वो वीणा है। वीणा जैसे मान लो, तो ये चीज़ आपको आंसर देना था। बस इसके आपको 3 और 2 5 नंबर आपको यहाँ पर देखिए, 5 नंबर इसके हैं, 5 इसके हैं। इस तरह से आपको ये नंबर मिलते हैं। 7वां प्रश्न है,
बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम कॉमन है, इसको तो लगभग सभी को आना चाहिए। 7वां प्रश्न, जैसे अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो कंठस्थ माने याद किया हुआ, जो इस प्रश्न पत्र में अभी देखिए 2 श्लोक आपके आए थे, ये दोनों नहीं हो, मतलब ये 2 जो श्लोक हुए, ये 2 जो श्लोक हैं इन दोनों में से नहीं लिखना है आपको, इनके अलावा जो आपकी पाठ्य पुस्तक में हो वो लिखना है। तो इसमें जैसे आपके ये श्लोक है, इसमें ये, तो इसमें अपनी बात, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भी लिख सकते हैं, भवन्तु है ना। तो आपको याद होना चाहिए, वह आपको श्लोक लिखना है। और जो अगला प्रश्न है आपका 8वां, अपने गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। अब आपको नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, ये ध्यान रखना है, तो नगर निगम के वही लिखना है आपको, क्या कि सेवा में श्रीमान नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी मुरादाबाद, माली मुरादाबाद के हो। फिर विषय में आपको क्या लिखना है, विषय में ये लिखना है कि इसमें जो विषय दिया है, भी विषय दिया है कि अपने गली मोहल्ले की, तो आप लिखेंगे विषय में गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु पत्र, सफाई हेतु पत्र, क्योंकि पत्र की बात कर रहे हैं तो पत्र। उसके बाद में महोदय निवेदन है कि मेरे यहाँ पर यानी कि मोहल्ले में बड़ा ही गंदगी है और अतः इसको सफाई करने की व्यवस्था करवाएं, बस। या अथवा में आप विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर पुरस्कार प्राप्ति की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए अपनी माताजी को एक पत्र लिखना है। उन दोनों में से कोई एक करना होता है, तो एक कर सकते हैं, इसमें भी 4 नंबर का है, और जो श्लोक है वो आपका 2 नंबर का है। आगे देखिए ये सबके नंबर लिखे होते हैं, इससे हम जो है क्लियर कर लेते हैं कि क्या है। अगला है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में अनुवाद दीजिए। अब 2 प्रश्नों के देना है, कहने का मतलब केवल 2 प्रश्नों के अनुवाद देना है। तो जैसे मान लीजिए आपका पहला है श्वेत केतु काशित। अच्छा, जब कहीं का लिखा होता है तो का में एक 1 वर्ड में ही आंसर देते हैं, तो इसमें श्वेत केतु का की जगह आरुणे पुत्रा लिखेंगे, आरुणे पुत्रा, इसका आंसर होगा आरुणे पुत्रा। ये अच्छा है क्या कि जिसमें आप देखें इसमें विसर्ग जो लगा होता है, जैसे का में विसर्ग है वैसे इसमें भी हम विसर्ग, आरुणे पुत्रा अगर लिख दिया आपने, श्वेत केतु आरुणे पुत्रा आसीत, तो इसका आंसर हो गया आपका। यानी कि अगर मतलब का है तो उसमें का वाले में आपको वही लिखना, आरुणे पुत्रा। दूसरा अगर मान लो ये दे दिया, जैसे मुझे मान लीजिए ये 2 इजी लग रहा है, ये वाला कीर्ति केन वर्धते, तो केन की जगह आंसर आएगा, यानी कि उसी की क्रिया के हिसाब से लिखते हैं दानेन, दानेन अगर आपने लिख दिया तो कीर्ति दानेन वर्धते, तो ये 2 का आंसर हो गया, 2 का आंसर हो गया। और 2 के आपके जो नंबर हैं वो 1 + 1 यानी कि 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध आपका देश प्रेम बहुत बढ़िया है, सबसे सुंदर है, तो देश प्रेम में लिखेंगे। अच्छा, निबंध लिखते समय कुछ हेडिंगों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आप देश प्रेम में लिख रहे हैं तो आप परिचय, कि परिचय क्या है, तो परिचय पहले आप देंगे देश प्रेम में। अगला हेडिंग आपका महत्व, इसका क्या है, तो आप महत्व हेडिंग डाल के उसके बारे में लिखें। अगला मान लो आप अभिव्यक्ति क्या करना चाहते हैं, अपने क्या बताना चाहते हैं, तो अभिव्यक्ति आप लिख दें, अभिव्यक्ति दे दें, आप क्या बताना चाह रहे हैं। और लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखें, निष्कर्ष। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपका यानी कि हेडिंग के द्वारा तो आपके सटीक नंबर, और ये 7 नंबर का प्रश्न है। आप देखिए निबंध जो है वो 7, और अधिकतम सीमा 200 शब्द दिया है उन्होंने, और 7 नंबर का है, तो 7 नंबर लाने के लिए कम से कम हमें 3 से 4 पेज भरने चाहिए। आप ऐसा मान लीजिए कि 2 नंबर पर पेज के हिसाब से लिखा करें, तो कहीं 2 चौके 8, अगर 4 पेज लिखेंगे यानी कि 2
दो नंबर पेज के हिसाब से लिखेंगे तो 4 पेज लिखना है आपको। 4 पेज अगर लिखेंगे तब आपको 7 नंबर मिलने की संभावना रहती है। ओके, तो समझ में आ रहा होगा आपको। और उसके बाद में यहाँ पर ये इतना ही पेपर था। मैं आपके सभी के सफल परीक्षा फल की कामना करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ सहायता मिली हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी आपकी समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक अगले पेपर के लिए। धन्यवाद।